अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 4 ऑफ साइकोलॉजी 515। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी ऑफ मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी के बारे में जो क्रॉस कल्चरल क्या व्यूज़ हैं वो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। हम मोरालिटी क्या चीज़ है? आपकी जो कौन साइंस है, आपके जो मोरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसे हम मोरालिटी कहते हैं। ठीक है, अखलाकियात, उर्दू में इसका वर्ड क्या है? अखलाकियात। तो अब मोरल सेंस क्या होती है? व्हाट काइंड ऑफ सेंस इज़ द मोरल सेंस? व्हाट डज़ इट कंसिस्ट ऑफ? हाउ डू वी नो राइट एंड रॉन्ग? मतलब हमें कैसे पता चलता है कि राइट है ये चीज़, ये रॉन्ग है, और ये कौन साइंस एक्चुअली आती कहाँ से? यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं, इस सब का आंसर अगर हम ढूँढें तो जनरली 4 अप्रोचेज़ हैं जिनकी मदद से हम ढूँढ सकते हैं। ठीक है, वो क्या हैं जी? फ्राइड साइकोएनालिटिक थ्योरी, लर्निंग थ्योरीज़, ठीक है, उसके अलावा कॉग्निटिव, और लास्ट में एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। ठीक है, ये 4 थ्योरीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं इन आंसर्स को। अब मोरालिटी के एस्पेक्ट्स बयान किए हुए हैं कि क्या इसमें आ जाता है, आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि शेम है, गिल्ट है, एंग्जाइटी है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हर चीज़ का, अब हर थ्योरी जो है वो अपने हिसाब से मोरालिटी को बयान करेगी। ठीक है ना। जैसे कि ये देखें, सोशल लर्निंग और जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेज़ हैं, ये क्या करती हैं? ये बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा ज़ोर डालती हैं। ठीक है ना। और जो हमने फ्राइड की, हमने साइकोएनालिटिक थ्योरी पढ़ी है, वो सबको पता है वो किसके ऊपर, सुपर ईगो के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करता है। ठीक है। और जो कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है? कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी जो है वो हमारी थिंकिंग फीलिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारे ये कोग्निशंस जो होती हैं वो थिंकिंग और फीलिंग इन्वॉल्व होती है। तो उसके मुताबिक, इन थ्योरीज़ के मुताबिक, मोरल रीज़निंग जो है वो थिंकिंग या फीलिंग से डेवलप होती है। एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस जी क्या कहती हैं कि आपका जो है यानी इंसान का जो एक्शन है, उसका प्रो सोशल एक्शन और पॉसिबल मैकेनिज़्म, ठीक है, यानी जो सोशल जो है उसकी एनवायरनमेंट और उसके जो जीन्स हैं वो दोनों मिलकर एवोल्यूट होकर जो है उसकी चीज़ों को डेवलप करते हैं। एवोल्यूशन हम यही पढ़ते हैं ना कि एवोल्यूशन हो रही है उनकी जीन्स के थ्रू। इसके अलावा जो अगर जीन्स जो है उनको बाद में इन्वायरमेंटल कोई चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है, जिनसे जीन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना। अक्सर होगा, जैसे शिज़ोफ्रेनिया का हम कहते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया वाली जो है वो बच्चों के अंदर आ जाती है। हम क्या पढ़ते हैं ना कि अक्सर माँओं से बच्चों में मुंतकिल होती है। तो शुरू में तो ज़ाहिर-सी बात है, जीन्स में अगर वो आ गई है, शुरू में बच्चा नॉर्मल लगता है, बाद में कहीं लेटर स्टेज में जाके पता चलता है कि वो बच्चा जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार है। तो किस तरीके से हमें वो मतलब पता चलेगा कि ये जीन्स के थ्रू है? तो ये जीन्स जो हैं एक्चुअली, पहले हम मदर के देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि मदर की हिस्ट्री क्या है, फिर बच्चों उसके बच्चे में क्या हिस्ट्री चली आ रही है, हमें पता चलेगा वो जीन्स जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं। और बाद में इन्वायरमेंटल कोई स्ट्रेस आया है जिसकी वजह से जो है वो इशू उसके अंदर क्रिएट हो गया। यानी दोनों चीज़ें मिलकर ठीक है बनाती हैं इसको, यानी जीन्स भी और सोशल इन्वायरमेंट भी, मोरल कॉन्साइंस को एवोल्यूशनरी थ्योरी के मुताबिक। ठीक है, इसमें यही उन्होंने बताया हुआ है। उसके अलावा सोर्स ऑफ मोरालिटी क्या है? सोर्स ऑफ मोरालिटी हर मतलब साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो क्या करती है? वो सुपर ईगो को जो है वो प्रोसेस कहती है कि सुपर ईगो का प्रोसेस जो है वो क्या करता है? वो स्वेलो करता है पेरेंट्स की मोरालिटी चाइल्ड के अंदर। ठीक है, यानी सुपर ईगो जैसे ही बच्चे को सिखाते हैं कि आप, पेरेंट्स सिखाते हैं कि ये झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, इस तरीके से ये तमाम चीज़ें बच्चे के अंदर मुंतकिल करते हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, जो लर्निंग बेस्ड अप्रोचेज़ होती हैं वो क्या कहते हैं? वो इंसान जो है वो अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए सीखता है। ठीक है, यानी इन्फोर्समेंट भी उसको दी जाए, अगर जैसे टीचर बच्चों को टॉफ़ियाँ देती हैं और उससे अच्छा एक्ट सिखाती हैं, इस तरह या कोई भी रिवॉर्ड दिया जाए, इन्फोर्समेंट दी जाए और पनिशमेंट दी जाए, तो उनके अंदर कोई भी हम हैबिट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, यानी मोरालिटी की भी फिर वही बात है कि मोरालिटी भी हम उनके अंदर इसी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी।
ये क्या है जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें जो है हर बच्चा या हर इंडिविजुअल अपना कॉन्साइंस खुद ही बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस विद रिलेशनशिप। यानी जैसे जैसे उसका हर चीज़ से रिलेशनशिप बनता जाएगा, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वो क्या करेगा, वो अपने अंदर थिंकिंग डेवलप करेगा कि हाँ इस चीज़ से मेरे अंदर ये जो है हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर जो है एक बच्चा है वो चोरी करता है, ठीक है, उसको सज़ा दी जाती है, लेकिन अगर वो हिडन मतलब कोई पता नहीं है कि कहाँ से सज़ा मिल रही है, उसे नेचुरली बनाकर सज़ा दी जाती है। अब उसे पता चलेगा कि इससे करने से मुझे सज़ा मिल रही है, ठीक है ना। तो जैसे हमने वो पढ़ा थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, कैट एक्सपेरिमेंट के जो है उसे करंट दिया जाता था, तो क्या है वो फिर उसके पास नहीं जाती थी, पिंजरे के पास, और पंजे मारना बंद कर देती थी। तो क्या है इस तरह हम बच्चे को कौन साइंस सिखा सकते हैं, और वो क्या थिंकिंग करके कि हाँ ये करने से मुझे करंट लगेगा, ये करने से मेरा नुकसान होगा। तो इस तरीके से भी मोरल कॉन्साइंस डेवलप की जा सकती है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। लास्ट में आती है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट। वो क्या करते हैं कि ये आपके इनहेरिटेड फैकल्टेटिव ट्रेट है, यानी ये ज़रूरी आपके जीन्स में पाया जाता है, बाद में इन्वायरमेंटल जो है इन ट्रेड्स को उभारता है। सोशल कंडीशन और एक्सपीरियंस मिलकर जो है ट्रेड्स, ये चीज़ें मिलकर जो है आपकी कॉन्साइंस को बनाती हैं, ठीक है। फिर जो है डेवलपमेंट ऑफ मोरल सेंस, वही आ जाती है कि मोरल सेंस की हर स्टेज वाइज डेवलपमेंट होती है। हर थ्योरी के मुताबिक स्टेजेस लाजमी हैं, ठीक है। अब स्टेज वाइज डेवलपमेंट जो है जैसा कि सुपर ईगो में है, ठीक है, सुपर ईगो कैसे डेवलप होती है, उनकी भी वो बनी हुई हैं, स्टेजेस बनी हुई हैं। उसके अलावा कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज जो हैं उन्होंने भी स्टेजेस बनाई हुई हैं, प्री मोरल, कन्वेंशनल, जो जितनी भी थ्योरी हैं, पोस्ट कन्वेंशनल हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी स्टेज थ्योरीज़ आती हैं। ये वही बात है, कोलबर्ग जो है, जो आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट था, इसने जो है इसने भी स्टेजेस इंक्लूड किए हैं, एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड, ईटीसी। और जो है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ने भी जो है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ने स्टेजेस में इतना काम नहीं किया, बाकी सब थ्योरीज़ ने स्टेजेस में ज़्यादा काम किया डेवलपमेंट में मोरल सेंस की, ठीक है। इसके बाद देते हैं डिफरेंसेस इन मोरल सेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। हर इंसान डिफरेंट है, तो ज़ाहिर बात है मोरल सेंस में भी डिफरेंसेस आएंगे। अब फ्राइड की जो थ्योरी थी कॉन्साइंस की, वो अलहदा है, होफमैन की अलहदा है, स्टेज अटेनमेंट की अलहदा है, ठीक है। फ्राइड की जो थी वो क्या थी कि सेवेरिटी ऑफ कॉन्साइंस इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट। यानी वो बच्चे को जिस तरह पनिशमेंट दी जाएगी उसी हिसाब से उसकी जो है वो कॉन्साइंस डेवलप होगी, ठीक है। यानी अगर बच्चे को लेस पनिशिंग पेरेंट है तो वो बच्चे का जो है ज़्यादा लविंग और उसको ज़्यादा रूल्स उसको सिखा सकता है, जबकि अगर पनिशिंग पेरेंट है तो वो बच्चे को जो कॉन्साइंस है वो उसको ख़राब कर देगा, बिगाड़ देगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना मार नहीं प्यार, तो ये वो वाली थ्योरीज़ के मुताबिक, फ्राइड की थ्योरी के मुताबिक होता है। इसके बाद आते हैं लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि हर जो है इंडिविजुअल डिफरेंट मतलब यूनिक है अपने मोरालिटी के हवाले से, ठीक है। उसके अलावा जो हॉफमैन अप्रोच है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे करती है बयान, मॉरल इंटरनलाइजेशन के थ्रू और कैपेसिटी फॉर गिल्ट के थ्रू, ठीक है। यानी हर बच्चे के अंदर जैसे पेरेंट का स्टाइल होगा, स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, वैसा ही फिर बच्चा जो है उसके अंदर कॉन्साइंस डिवेलप होगी अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी जो है वो भी इसी डिफरेंसेस को बयान करती है कि ड्यू टू लेक ऑफ रोल टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यानी उस बच्चे के अंदर जितना रोल टेकिंग होगा उतना वो चीज़ों को समझेगा, उतना उसके अंदर कॉन्साइंस ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी जितनी उसके अंदर थिंकिंग है उतनी वो उसकी कॉन्साइंस ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। इसके बाद एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है ये क्या कहती है, सेट ऑफ फैकल्टेटिव ट्रेट्स, वही बात है, ट्रेट्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसिस के साथ मिलकर ही कॉन्साइंस को डेवलप करते हैं। जेंडर डिफरेंसेस जो हैं ये भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। फ्राइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी ने क्या कहा था कि मेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है गिल्ट, कैपेसिटी फॉर गिल्ट होती है, ठीक है, लेकिन बाद में ये प्रिडिक्शन सही साबित नहीं हुई थी, क्योंकि गर्ल्स के अंदर भी ज़्यादा जो है इंटरनलाइजेशन ऑफ कॉन्साइंस होती है यंग बॉयज़ की निस्बत, बाद में ये साबित हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोहलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग के इंटरव्यूज़ किए थे एडोलेसेंट और एडल्ट्स के साथ, उसमें भी पता चला कि जो मेल्स हैं
उनके अंदर जो है फ़ीमेल्स की निस्बत ज़्यादा स्टेजेस होती हैं सीखने की, ये कौन साइंस, ठीक है, यानी गर्ल्स जल्दी सीख जाती हैं कौन साइंस को, ठीक है जी। उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस कुछ पाए जाते हैं, ज़ाहिर बात है पाए ही जाते हैं मोरल कौन साइंस में, क्योंकि हर हमारा रिलीजन हमें हर कल्चर को डिफरेंट तरीके से कौन साइंस का कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, तो ऑफ कोर्स इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं बिहेवियर और कौन साइंस। वही आपका जैसा कौन साइंस होगा आपका बिहेवियर वैसा होगा, ठीक है। आपको अगर स्ट्रॉन्गर कौन साइंस है, मोरल वैल्यूज़ आपकी अच्छी हैं, तो बिहेवियर भी आपका अच्छा होगा। और अगर आपके जो हैं कौन साइंस अच्छी नहीं है, तो ज़ाहिर बात है आपका बिहेवियर भी इनअप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। इसके बाद आती है बाई लैंग्वेलिज़म अक्रॉस कल्चर्स। बाई लैंग्वेलिज़म हम किसे कहते हैं, टू लैंग्वेजेस अक्रॉस कल्चर्स, दो लैंग्वेजेस कल्चर्स के अंदर, ठीक है। जो एक लैंग्वेज को जानने वाले हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोलिंगुअल्स, ठीक है, जिन्हें एक लैंग्वेज आती है। जैसे हमारे अक्सर को सिर्फ उर्दू आती है, ठीक है, जो ज़्यादा देहाती तबका होता है, देहातियों को तो नहीं, जो ज़्यादा यानी उर्दू में जिनका होता है, उनका पढ़े लिखे नहीं होते वो, तो उनका जो है उनकी अपनी लैंग्वेज होगी। और जो पढ़े लिखे होंगे जैसे हम जैसे हैं, तो हमें दो लैंग्वेजेस इंग्लिश और उर्दू आती हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, बायलिंगुअल्स, ठीक है। अब अक्रॉस कल्चर्स ये दोनों जो है मोनोलिंगुअल्स और बायलिंगुअल्स ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल बेसिक उन्होंने डेफिनेशन, अच्छा बाइलिंगुअल्स की दो टाइप्स हैं, एक है कंपाउंड बाइलिंगुअल्स, दूसरे कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स। ये याद करने वाली बात है, ये शॉर्ट में आते होते हैं अक्सर। कंपाउंड बाइलिंगुअल्स क्या होते हैं कि ये अपनी लैंग्वेजेस जो हैं सेम कॉन्टेक्स्ट और टाइम फ्रेम के अंदर रहकर सीखते हैं, ठीक है, जो कंपाउंड बाइलिंगुअल्स होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बताऊंगी कि इन अदर सिचुएशन बाइलिंगुअल्स मे लर्न बोथ ऑफ देयर लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली विद इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम फ्रेम, यानी एक ही इनका कॉन्टेक्स्ट और टाइम फ्रेम होता है। जैसे हम लोग उर्दू इंग्लिश इकट्ठे इकट्ठे सीख रहे हैं एक ही टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए, तो ये क्या कंपाउंड बाइलिंगुअल्स। जबकि जो अलग टाइम फ्रेम्स में सीखते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक यहाँ पर स्टूडेंट बाहर जाता है किसी भी मुल्क में, तो वो वहाँ पर जो जाकर लैंग्वेज सीखेगा वो एक अलहदा टाइम फ्रेम में उसने सीखी, और यहाँ पे उर्दू उसने अलहदा टाइम फ्रेम में सीखी थी, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बाइलिंगुअल्स। बाइलिंगुअलिज़्म का मेमोरी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लैंग्वेज लर्न कर उसको मेमोरी के अंदर सेव होती है ना हमारी लैंग्वेज। एक लैंग्वेज तो हमारी नेचुरली है, जो हम दूसरी इंग्लिश जैसे हमने सीखी है, तो वो ज़ाहिर बात है हमारी मेमोरी के अंदर होगी। तो क्या है कि इसका बड़ा ही मेमोरी का रोल होता है इसके अंदर। दूसरा जो है जी इमोशन जो है इनके अंदर हम पढ़ेंगे, वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। जो है इसमें एक रिसर्च की गई थी, ठीक है, जैसे मार्कस ने रिसर्च की थी, उसके अलावा जो है रिगोसा ने रिसर्च की थी, बोर्न एंड लाई ने रिसर्च की थी। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बोर्न एंड लाई की रिसर्च जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्या कि उन्होंने फ़ीमेल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ली यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग की, और उनको जो थी कुछ एम्बेरसिंग टॉपिक्स दिए डिस्कस करने को, और उनसे कहा कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस में पेश आए हों। तो उन्होंने जो अपनी लैंग्वेज थी जिससे वो एम्बेरस फ़ील करती थी वो नहीं बोली, बल्कि जब इंटरव्यूअर जो था उसने उनको दूसरी लैंग्वेज में बोलने को कहा, तो जो इंटरव्यूई था जो यानी जो इंटरव्यू दे रही थी लड़की फ़ीमेल, उसने जो है दूसरी लैंग्वेज में बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील किया उन सोशल टैबूज़ को, ठीक है। उसके बाद मार्कस जो है, यानी इसका ये मतलब है इस थ्योरी का ये हुआ कि आपका जो इमोशंस हैं उनका लैंग्वेज के साथ जो है वो रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस जो हैं वो क्या होते हैं, नॉन वर्बल यानी ना लफ्ज़ी ना हो, ठीक है, जैसे आपकी स्माइल है, ठीक है, आपकी हैप्पीनेस है, जॉय है, हर कल्चर में डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे जापानीज़ है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, ठीक है, उनका डिस्कम्फर्ट का और फीलिंग्स कन्वे करने का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, ठीक है। यानी अब जैसे मिसाल के तौर पर वेस्टर्न कल्चर है, उधर आई टू आई कॉन्टैक्ट को अच्छा समझा जाता है, ठीक है, यानी ये कॉन्फिडेंट बनता है। लेकिन अगर यहाँ एशियन कल्चर्स में आई टू आई कॉन्टैक्ट यानी ये बदतमीज़ी रूडनेस कहलाई जाती है। तो हर चीज़ का, हर इमोशन का हर कल्चर में डिफरेंट तरीके से जो है वो फ़र्क पड़ता है। कंक्लूजन क्या है कि हमने इसके अंदर जो है
हमने टू लैंग्वेजेस पढ़ी यानी बाईलिंगुअल्स और मोनोलिंगुअल्स, और उनका इमोशन के साथ क्या ताल्लुक़ है, और हमने स्टेजेस पढ़ी। यही कंक्लूजन में यही बताते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।